ये माँ है यार, जिन्हों मैं कह रहा हूँ कि इस कुड़ी का ब्याह करना मैं, ये माँ है। आज तक हम 5 भाइयों ने, मेरे 3 बेटों ने, एक भतीजे ने, आज 2 भांजों ने आज तक बेड सोल नहीं होने दिया। पैम्पर चेंज होता है 3-3 4 टीजी साहब ने बहुत लत्ते ले लिए और वो भड़क गए। ये खौफनाक अमल जब 2 तरफा हुआ तो तब उसने मुझे हिला के रख दिया। 60,000 लोगों की इज्तिमाई कब्र। 60 से एक नहीं, दर्जनों कब्रें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। मेरे साथ कोई और नहीं है, कमाली। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लंबी तमहीद बांधना जो है वो मुझे लगता है आपकी शान में गुस्ताखी होगी। मैं वो करना नहीं चाहता। कमाली साहब ये बताएं, कमाली का जो कमाल है वो तो कलम है, शायरी है, इश्क है, तसव्वुफ है। आप बानो कुद्सिया और इशफाक अहमद की जो आगे लेगेसी है उसको कैरी करने वाले लोगों में से। कमाली का जो कमाल है उसको आज की इंडस्ट्री का जो ग्लैम है, जो इंस्टा है, इंस्टाग्राम पे मॉडल्स हैं, ग्लैमर है, आपके स्क्रिप्ट को कितना डैमेज कर गया? देखिए जी, आपने 2 सवाल किए हैं, क्योंकि मेरा जो आखिरी स्क्रिप्ट था वो तो नागन था, और परीज़ाद जो है ये हाशिम नदीम साहब ने लिखा था। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स बिल्कुल मुतासिर नहीं कर सके, बल्कि सपोर्ट कर गए हैं परीज़ाद को और कमाली को। तो ये हक में इस्तेमाल हुए ये सारे। कमाली में तो ग्लैमर नहीं था, कमाली में टैलेंट कलम का था। जो परीज़ाद भी पूरा एक ड्रामा था, उसके अंदर इश्क को जिस तरह लेकर चले, परीज़ाद में ही तो हुस्न और ग्लैम नहीं था जो हिट हो गया। लेकिन अब वो दौर नहीं है। अब ख़वातीन को चाहिए वहाज और मर्दों को चाहिए नवाल सईद। और उन सब से पूछे गए कुछ बिलो दी बेल्ट सवाल जो आजकल के शोज़ का ट्रेंड है, या बरजस्ता जुमले। मेरे बहुत अच्छे मैं उनको लाइक करता हूँ, ताबिश हाशमी बाज़ात बहुत अच्छा एक ऐसा पॉइंट मार देते हैं जिसको मीमर्स और वो उठा के वायरल कर देते हैं। वो उनमें जो मॉडल ट्रेंडिंग पे होगी वो ड्रामे में होगी। इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? मैं इसको डॉक्टर साहब इर्तिका समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये इर्तिका है। मैंने वो दौर में होश संभाली थी जब नया नया वीसीआर आया था, और उन दिनों और कवाहतें भी उस दौर की थी, अर्ली 80s की। तो हमें ऐसा लगता था कि शायद सोसाइटी तबाह हो गई है और पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब वीसीआर के साथ 8-8 कैसेट्स आ रहे हैं, और 12-12 हज़ार रुपए का 12 घंटे किराए पे वीसीआर आ रहा है। तो लगता था सारी दुनिया वीसीआर वेखन लग पई है। लेकिन वो वक्त गुजरा और चीज़ें अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गई। तो अगर आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता, मैं इसको इर्तिका समझता हूँ। ये हमारे ज़िंदगियों को जो चीज़ें आगे लेकर जाती हैं ये उसका हिस्सा है, और मैं इसको बुरा भी नहीं समझता। इंस्टा पे फॉलोअर्स गेन करने के लिए हमारी अदाकाराएँ कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ अ फैक्ट। और ये वो हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं एंड फॉलो देम ब्लाइंडली। उष्णा शाह है, बाकी लोग हैं, बहुत अच्छी टैलेंटेड किस्म की अदाकारा हैं। बट व्हेन यू विज़िट देयर इंस्टा अकाउंट्स तो आपको बहुत कुछ ऐसा नज़र आता है जो इंस्पायर्ड है इंडियन मीडिया से। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये ट्रेंड भी इर्तिका है, कपड़े छोटे करती जाएं, इंस्टा पे फॉलोअर्स लेती जाएं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं बड़ा आउटडेटेड सा आदमी हूँ। शायद इंस्टा के किसी की जाके चेक नहीं करता कौन क्या कर रहा है। मुझे तो अपनी कोताहियों पे से नज़र हटाने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे कि काका जो शहर खरीदन लगा है ऐ वेख लिया ਉਹਦਾ मुल की भर रहे हैं। मतलब जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसका दाम क्या भरने लगे हैं। तो जिसको लगता है कि इस तरह करने से उसको कोई शोहरत मिल जाएगी, या वो बहुत नाम कमा लेगा या पैसा बना लेगा, तो वो ये देख ले कि किन लोगों की इज़्ज़त होती है या किन लोगों की ज़िल्लत की जाती है। उसके लिए मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। 2022 दिसंबर में मैं, मेरी बीवी और मेरा बड़ा बेटा अली, हम उम्रे पर गए। और मेरी हम हमेशा आदत है, जब से मदीना एयरपोर्ट बना है मैं पहले मदीना जाता हूँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िरी देता हूँ, फिर मैं उम्रे पे जाता हूँ। रात को 2:30 बजे का टाइम, शदीद बारिश हो रही है, हमने 2 स्वेटर पहने हुए, दिसंबर सर्दी,
और मैं मदीना शरीफ में दाखिल होते ही मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, तो कुछ मज़दूर पाकिस्तानी आ गए, फ्रेम में ही आ गए, और मैंने उनको शूट भी कर लिया। और कहाँ सब लोग मस्जिद नबी के अंदर थे और छतरियों के नीचे बहुत कम लोग थे। थोड़ी देर में वहाँ रश लग गया, और इतना रश लग गया कि शुरता आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। वो सब एक बात कर रहे थे, जी आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं, आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की, आपने मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ लिखा, कमाल। किसी बशर में हज़ार खामी। अच्छा, ये सारी चीज़ें होती रही, और 3-4 दिन हम मदीना रहे, फिर उम्रे पे गए। जब उम्रा कर रहा था मैं, तो हम इस तरह से कर रहे थे कि सबसे आगे मैं था, मेरी बीवी ने मेरे कंधों पे हाथ रखा हुआ था, अली ने अपनी माँ के कंधों पे हाथ रखा, तो हम एक ट्रेल बना के जब दूसरा चक्कर लगा रहा था, मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था, तो मेरी बेगम ने कहा सुनिए, मैं कहा, कहती है खातून आपके साथ तस्वीर बनाना चाहती। मैंने ऐसे करके देखा, तो मैंने कहा या अल्लाह तेरा हुक्म है, तेरे बंदे को नाराज़ नहीं करना। मैं क्या बहन बना लें, और फिर और भी लोग आ गए। अच्छा, ये सारा वाक़या हो गया, मैं पाकिस्तान आ गया। 15 दिन के बाद बैठा हुआ ये सब रिकॉल कर रहा था और वीडियोस देख रहा था, तो रोने लग गया मैं। मेरी बेगम ने पूछा ये बिन बादल बरसात क्यों? मैं कहा बेगम ये वो जगह है जो दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह है जहाँ मैं था। और मैं ये सोच रहा था कि यार लोग, उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई, यार लोग ये कह रहे थे कि यू आर डूइंग वेरी गुड, आप वीडियोस बहुत अच्छे बनाते हैं। मैं ताड़ा फला वीडियो देख के अपनी बेटी का रिश्ता किया, बड़ी खुश है। मैंने फला वीडियो देख के ऐसे किया तो ऐसे हुआ। मैं कहा अगर उस दर पे जहाँ मैं खड़ा था, अगर मुझे ये कह दिया जाता कि दुर फिटे मुंह तेरा, मैं किसी को बताता तो ना, लेकिन मैं अंदर अंदर मर जाता। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो अगर आपसे कुछ बुरा हो गया है तो ताइब हो जाएं, अल्लाह ताला तो वैसे ही आपको पता है गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला। लेकिन अगर आपने तसलसल के साथ इसको जारी रखा तो वो गिजी गिजी लोमड़ी थे पता था स्वाद। बस जिस अदाकारा के जितने फॉलोअर्स उसके उतने ड्रामे, और ये इंडस्ट्री है जो मैं एज अ व्यूअर आपसे डिस्कस कर नहीं, रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री से मैं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिससे फॉलोअर ज़्यादा तो उसको काम मिलता है, ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर 13 लाख मेरे फेसबुक पे हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी 5 लाख से ऊपर हैं, और 5 साल थोड़े इंडस्ट्री से ने। सर हुसन कलम है ना, नहीं मैं नहीं गल कर रहे हैं ग्लैम दी, सर मैं ग्लैमरस हाँ, जेड़ा नहीं नहीं ग्लैम मेरे वर्गा बाबा बेटा सोना ना ही ना करो। सर वो वाली ग्रेस हो रहा है ना। अच्छा, कमिंग टू सेकंड सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, कमाली साहब ये बताएं, कभी लाइफ में मोहब्बत हुई है, और मोहब्बत को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए जी, जिस मोहब्बत का आप पूछ रहे हैं वो तो मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो कहानी तो मेरी भी ज़िंदगी की है, लेकिन मोहब्बत का जो हकीकी फ़लसफ़ा है वो है अल्लाह की पूरी कायनात से और उसके तमाम बंदों से मोहब्बत करना। और ये एक ऐसा लाजवाल रिश्ता है जो कभी ख़त्म भी नहीं होता और तसलसल रहता है इसके अंदर। तो बाना कुसिया आपा फरमाया करती थी कि ज़िंदगी में अल्लाह से जब दुआ मांगो तो ये मांगना कि या अल्लाह मुझे मोहब्बत अता फरमा। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात की जो असास है वो मोहब्बत पे रखी है, तो मोहब्बत करना मोहब्बत हुई हासिल या ला हासिल? नहीं जी, मोहब्बत होती ही एक तरफा है, हासिल तो है नहीं। नहीं, मोहब्बत एक तरफा होती है, उसमें जो आपको मिलता है वो हासिल है। ला हासिल तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, ये तो हमारी ख्वाहिशात का एक मैं क्या कहूँ कि नफ्स की चालाकी है कि जी मिला नहीं। और मिलना क्या, मुझे एक बात बताएं, ये जो बादल बरसता है आपसे एक तरफा मोहब्बत नहीं करता, आपने बादलों के लिए आज तक क्या किया है? ये जो चौसा आम मुल्तान से उगता है और फिर पूरे पाकिस्तान में जाता है, उस उगाने वाले बागबान के लिए कभी हाथ उठा के दुआ भी की है कि या अल्लाह आज मैं चौसा 500 रुपये किलो खरीदे है, अब बड़ा मज़ेदार सी जिन्हें उगाया अच्छा, होती जिससे मोहब्बत हुई, जिससे मोहब्बत हुई वो मिली नहीं। मेरी कमाली औकात के केस में जिससे मोहब्बत हुई जिंदगी में, वो वो दरअसल वो मिली नहीं। मैं आपको बताता हूँ, उस मोहब्बत को कैसे देखेंगे अगर आप कहते हैं ला हासिल नहीं है, नफ्स की कोई ख्वाहिश का ही एक आगे ज़िंदगी का एक स्पेल था। जिस तरह आप मैट्रिक में थे ना, अब तो आप डॉक्टर हैं, वो मैट्रिक के 2 साल थे या एफए के 2 साल थे, वो ज़िंदगी नहीं थी। मैं उन लम्हों में कैद नहीं हूँगा। मेरा बकायदा रिश्ता गया और उन लोगों ने कहा जी ये तो मतलब ये तो
पतंगबाजी करता रहता है और आपने ये क्यों मोहब्बत में करेगा अना छोड़ ज़िंदगी दी, में, हैं? मोहब्बत में अना छोड़ दी, अना? अनाएँ छोड़ दी मोहब्बत में। नहीं, नहीं, वो तो शायरी मेरी वो और है। नहीं, अना नहीं होती मोहब्बत में जी। मोहब्बत तो सरेंडर करने का नाम है, झुक जाने का नाम है, एक कदम पीछे हटने का तो नाम सर है। सारी ज़िंदगी का जो बच्चियाँ रोग लगा के बैठी होती वो हैं गलत है। या मैं सर मैं वही गुज़ारिश कर रहा तो हूँ। उसको निकालें कैसे थे? मैं वही आपको बता रहा हूँ सर, देखें, कितने लड़के सारी ज़िंदगी उसकी याद में गुजार देते। मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब, कमाली भूल गया, मैं आपको बताता हूँ। भूल गया कि नहीं भूला? क्या चीज़? नहीं, नहीं, देखें, उस मोहब्बत को भूला कि डिलीट याद है? मेरी बीवी की मोहब्बत का स्पैन। डिलीट या किसी फ़ोल्डर के अंदर? नहीं जी, नहीं, मेरा ख़्याल है फ़ोल्डर में भी नहीं है, रिसाइकल बिन में भी नहीं है? कहीं भी नहीं है। अच्छा ठीक है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। मुझसे अमूमन पूरी दुनिया में ये सवाल किया जाता है, कुछ इफ्तिखार। ज़्यादा सख्त किस्म की मोहब्बत नहीं हुई? नहीं, 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 मोहब्बत तो वो दीवानगी, वो अरूज, वो जो सब पे आता है, मैं भी। कितने बच्चे बच्चियाँ, कितने शायर, जॉन इलिया की पूरी ज़िंदगी ही किसी को याद करते मैं बीत आपको गई, बताता हूँ, परवीन मैं शाकिर, आपको बताता हूँ। आप किस फ़लसफ़े को हिट करने लगे? जी, मैं आपको बताता हूँ कि रिश्ता मेरा गया और उन्होंने कहा जी इसके वालिद साहब हज पे गए हैं, वो वापस आ जाएं तो इंशाल्लाह हम मंगनी कर देते हैं। जब उसके वालिद साहब आ गए तो जुम्मे का दिन था, मुझे याद है, ये मैंने कभी बताया नहीं, पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ ज़िंदगी में। तो मेरे अब्बा जी नमाज़ पढ़ के आए और उन्होंने मुझे कहा कि ओए तेरी शिकायत आई है। मैंने कहा अब्बा जी, अब मेरा बाप मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है, मेरा बाप मेरा उस्ताद है, मेरे बाप का वो मर्तबा है मेरी ज़िंदगी में कि मैंने अपनी किताब को जो मंसूब किया चिकड़ शोले को, ऊपर लिखा है इंतसाब में कि अब्बा के नाम जिन्होंने मेरी ज़ात की बंजर ज़मीन में रूहानियत की पनीरी बोई, और बाबा इशफाक के नाम जिसने उस पनीरी की आबियारी की। वाह वाह। मेरा बाप ने मुझे मोहब्बत करना, प्यार करना सिखाया। वो बाप जब मुझे कह रहा है कि तेरी शिकायत आई है, मुझे कहा गया कि इसके वालिद साहब आएंगे तो हम हाँ कर देंगे। मैंने उस दिन के बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा इफ्तिखार रफ़ीक, तेरे बाप ने तुझे 22 साल पाला है, इस 22 साल के ऊपर 22 महीने या 32 महीने की मोहब्बत क्या अहमियत रखती है यार। तड़प, वो इस्तराब जो आजकल के नौजवान नस्ल का है, सर मैं वही गुजारिश कर कैसे रहा हूँ। ओवरकम किया? या तो दिल बहुत सख्त था, नो डाउट, नहीं, बाप की दिल बात मानी, वो बहुत अच्छी बात दिल थी, सख्त नहीं माननी है, चाहिए। दिल सख्त नहीं तो है। फिर एक शायर मिजाज आदमी वक्त का जॉन एलिया साबित ही नहीं हुआ। नहीं, नहीं, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। नहीं, वो जॉन एलिया साहब तो बहुत, मैं तो एक नाम चुरा के भागा हूँ शायरों का, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं एक सवाल करता हूँ डॉक्टर साहब, आपको मोहब्बत होती हुई है, आपकी उम्र है 22 साल, 22 साल आपको माँ बाप ने पाला पोसा, जवान किया, फीसें भरी, बीमारियाँ, दुख तकलीफ़ें से बचाया। एकदम आपकी ज़िंदगी में एक लड़की आई है, उसको 22 महीने या 32 महीने हुए हैं, 5 साल भी हो गए हैं। इफ्तिखार रफ़ीक, दुरफिट मुँह तेरा, 5 साल की मोहब्बत, 22 साल की इस मोहब्बत बात पे को तो गालिब मैं आ गई। क्रेडिट दे रहा हूँ, मैं इस बात पर वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस इस्तराबी कैफियत के लिए आपसे जवाब मांग रहा हूँ, उस इस्तराबी कैफियत के लिए जवाब मांग रहा हूँ जिसकी तड़प में परवीन शाकिर ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। उस इस्तराबी कैफियत को ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ ओवरकम कैसे करें? मैं नहीं बताता निकलता दिमाग मैं से, बताता मैं नहीं वो- भुलाया नहीं जाता। बुलाया जाता। मैंने उस पर एक नज़म कही थी, वो मैं सुनाता हूँ। वो था जी। कि मुझे अब तक है याद वो दिले नाकाम की कोशिश, मुझे अब तक है याद वो दिले नाकाम की कोशिश, तुझे तकने के लिए बेवजह छत की मुडेरों से, पड़ोसी के किसी बच्चे से लंबी दास्तां सुनना। वाह वाह मुझे वाह है याद तेरे घर के दरवाजे के ऐन सामने बंद जूतों के तस्मे खोलना, फिर बांधना, अध खुली खिड़की की जानिब देखना। वाह वाह वाह। मुझे ये भी है याद बिना दीवार की परछत्ती पे चढ़ जाना तेरा, अच्छा, दुपट्टे को सुपुर्दे हवा करना, कभी कभी सुलझी हुई जुल्फों को सुलझाना तेरा। वाह वाह वाह, मुझे सब कुछ है याद, ज़बरदस्त। मगर अब सोचता हूँ याद ला हासिल से क्या हासिल। चलो फिर से हकीकत की उसी दुनिया में चलते हैं जहाँ पे आस पलती है, जहाँ पे दीप जलते हैं, जहाँ एक घोंसले में चिड़िया ने बच्चे दिए हैं, 5 बच्चे गब्दे से चोंचे लड़ाते फड़फड़ाते शोर करते हैं। उन्हें परवाज को कुछ वक्त बाकी है, वाह वाह उन्हें मेरी ज़रूरत है। वाह वाह वाह। चलो फिर से हकीकत की उसी दुनिया में चलते हैं। मुझे शायद अल्लाह ने वक्त से पहले हकीकत शनास कर दिया था, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मुझे ये समझ आ गई थी कि मुझे जीना है खुशी के साथ और कमाना है अपने घर की गुर्बत दूर करने के लिए। मैं किहड़े बखेड़ियां च पै गए यार। इफ्तिखार रफ़ीक, तेरी माँ ने तेनों 9 महीने ढिड च रखिया,
फिर छाती च दुध पे आया, फिर तेरी सेवा की थी। डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता है मुझे ज़िंदगी में माँ और बाप कब समझ आए? जब मेरे घर अली पैदा हुआ ना, अली अभी होने वाला था, तो 8वां 9वां महीना चल रहा था। मैं बैठा लिख रहा था, मेरी बेगम सास सो रही थी, तो एकदम उठ के बैठ गई। मैं कहा क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, सो गई। 2 रातों बाद फिर चीख मार के उठी। मैंने कहा क्या हुआ बेगम? कहती कुछ नहीं, सो गई। जब तीसरी बार हुआ तो मैं अम्मी के पास चला गया। नीचे अम्मी रहती हैं, ऊपर मैं रहता हूँ अम्मी के पास। मैं कहा अम्मा इसको ना आप हॉस्पिटल ले जाएं, ये पत्नी चीखें मार के उठ रही है, इसको क्या हो रहा है? तो मेरी अम्मी कह रही नहीं कुछ नहीं, तू परवाह ना कर। मैं कहा नहीं अम्मा वो चीखें मार के उठती है। मैंने कहा बेटा बच्चा अंदर पैर चला रहा होता है। क्या हुआ? ये माँ है यार, जिन्होंने मैं कह रहा हूँ कि एसकुड़ी का ब्याह करना है मैं, ये माँ है। अली जब पैदा हुआ, मेरी बीवी उसको दूध पिलाती थी, चंद महीने के बाद वो दूध पिलाती थी और उसको हटा देती थी छाती से दूर। उसके बाद फिर उसको छाती से लगाती थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? कहती अली कि दांत निकल रहे हैं, अच्छा। बाइट करता है। उस माँ को आप कहते हो कि यार मैंने अच्छे ब्याह करना, या मैं तेरा कहना नहीं मानना, या मैं तेरी सेवा नहीं करांगा, या तू वड्डे भाई दे घर जाके रह। दुर फिटे मुंह। बाप कहाँ कहाँ से कमा के लाता है, हमें पालता है। हम उससे कह रहे होते हैं कि तू गलत है, तू साढ़े लिए कुछ कीता नहीं। ये है मोहब्बत जो माँ बाप से करें, खुदा का वास्ता है। मेरे माँ बाप हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बाप पैरालाइज है 3-4 साल से, चूक लगी हड्डी टूटी हुए 20 साल हो गए। आज तक हम 5 भाइयों ने, मेरे 3 बेटों ने, एक भतीजे ने, आज 2 भांजों ने आज तक बेड सोल नहीं होने दिया। पैम्पर चेंज होता है 3-3 4-4 दफ़ा। और टिश्यू पेपर दें सर को। मोहब्बत कीजिए। आपने मोहब्बत को माँ बाप के अंदर समो दिया और सर मोहब्बत कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ये जो लड़की जो कह रही होती है कि जी मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, जब आप कभी शादी के बाद उससे किसी तरह कोई राब्ता कर लें फ़ोन पे या कहीं मुलाकात हो जाए, आपको पता है उसका डायलॉग क्या होता है? देखो अफान अब मैं किसी की इज्जत हूँ, मतलब मेरा पीछा छाड़ दे। पहले अब्बे की इज्जत सी, भैणा भरावां की इज्जत सी, माँ की इज्जत सी, खानदान की इज्जत सी। अब एक शख्स की इज्जत का इजाफा हुआ है तो इज्जत हो गई। अगर आपके माँ बाप मान जाते हैं, आप ज़रूर लव मैरिज कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि जमन वाले ਨੂੰ नाराज़ करके तुसी लव मैरिज करन रहे हो। अब आप देखें, जो आपकी माँ और बाप पसंद करके लाते हैं, आपको पता है उसको विरासत के अंदर इज्जत मिलती है। ऐसे ही है। और जो आप लव मैरिज करके लाते हैं, उसको विरासत में इज्जत नहीं मिलती। बहुत प्यारी बात की। फिर क्या होता है? आप काम पे चले जाते हैं, कहाँ आप 24 घंटे अवेलेबल थे, खाना खा लिया, जाग गए, उठ गए, यही गुफ्तगू होती है ना। और जैसी वो घर में आई और वो आप देती भी नहीं है फिर आगे हैं? देती भी नहीं है उस तरह रिस्पेक्ट, क्योंकि वो एक शख्स के लिए आई। नहीं नहीं, मैं वैसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो रूटीन टूटती है, उसका ख्वाब खुलता है। आपने कुछ झूठे सच्चे वादे भी कर रखे होते हैं, आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा और पत्नी क्या कर दूंगा। अब माँ बाप बहन भाइयों के जहन में पहले रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जी ने अपनी मर्जी की थी है। वो जो बुनियादी विरासती इज्जत तो उसके हिस्से में आई नहीं। सर इस तरह की तकलीफें क्या पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों ने नहीं गुजारी हुई? आप राह रवा पढ़ के देखें बानो कुसी आपा की, क्योंकि इशफाक साहब की लव मैरिज थी, उसके बात के सारी बिपता और सारी तकलीफें आपा ने उसमें लिखी हुई हैं। तो ये होगा आपके साथ। लव मैरिज करनी है, तैयार हो जाए। मैं ये नहीं कहता मत करें भाई, आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है। मैं इतना दलेर नहीं था, मैं समझता हूँ मैं इतना दलेर नहीं था, मैं नहीं कर सका यार। मैं उस मोहब्बत को के आगे खड़ा नहीं हो सका, बगावत नहीं कर सका जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी थी। आप बगावत कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते, खड़े हो जाए। मुझे तो तजावुज़ ना रास आया आज तक, ना मैं कर सका। सही। माँ बाप, पेरेंट्स, आपकी आंखों में आंसू भी आए एंड यू थिंक कि आज की नौजवान नस्ल को भी सर तस्लीम खम करना चाहिए माँ बाप के। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर मैं, क्योंकि मैं एक यूथ, मेरी खुद अरेंज मैरिज है तो, लेकिन फिर मैं उस यूथ के लिए सवाल करूँगा
दिल ना माने तो क्या करें? इस दिल दिल का नहीं, क्या करें? नहीं, आपने जो बड़ी प्रैक्टिकल बात की, मैं खुद उस पे कहता हूँ, मैंने अपनी माँ की मर्ज़ी से शादी की है, वालिद की मर्ज़ी से शादी की है। लेकिन फिर मैं उन बच्चियों आपकी पे आऊँगा। मोहब्बत अगर मर जाए फिर की करोगे? सही। आपको पता कि लव मैरिज के बाद हमने मेरी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात आपने भी देखे होंगे, जो जहांदीदा लोग हैं उनके इल्म में ये बात है, जेड़े मरण डे से ना कि मर जावांगे 80% तलाक हो जाती है ब्याह तो बाद, लव मैरिज तो बाद, नहीं तो पड़े रहते हैं। ये भी तो डिफाइन नहीं होता, हकीकी लव मेरे है, नहीं 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 है, मैं- लस्ट नहीं नहीं एंड नहीं नहीं लव नहीं है। अच्छा, मैं देखें अब आपने वो लफ्ज़ बोल दिया है। लस्ट एंड लव है, हाँ। हवस मोहब्बत में बदली है तो फिर मोहब्बत नहीं है, लेकिन मुझे मुझे मैं मुझे कुछ और दिल जलों के लिए सवाल कर मुझे रहा एक बात बताएं, हीर रांझा लैला मजनू शीरी फरात, अभी मैं रोमियो जूलियट का शायर भी मैंने इटली में दिखाया, वेरोना। मुझे एक बात बताएं, ये हम सब पढ़ते हैं, इनको एडमायर भी करते हैं। किताब होती है अकेले के लिए, मैं अकेला बैठा मैंने पढ़ा, फिर ससी ने ऐसे किया, फिर पुन्नू ने फला रांझा हीर, वाह वाह वाह। जैसे ही हीर का करैक्टर में मेरी बेटी या बहन आती है तो मैं तो तलवारें निकाल लेता हूँ। आपको लोग आके कहते हो कि डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी है, इसने माशाल्लाह पीएचडी की है, ये मेरा बेटा है माशाल्लाह माशाल्लाह इंजीनियर बन गया। कभी किसी ने आके सोसाइटी में आपको ये बताया यार ये मेरा बेटा है और इसके 5 अफेयर चल रहे हैं? मतलब इखलाकियात में कोई गुंजाइश नहीं है। इजाज़त है लव मैरिज करने की, वो भी जिस हद तक है तो ये तो उलमा ही इसको डिफाइन करेंगे, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। हजूर वाला, इसकी कहीं कोई गुंजाइश सोसाइटी में कभी बनी ही नहीं। अगर बनी होती ना तो ये जो हीर रांझा लैला मजनू के किस्से हैं ये सिर्फ 4 5 10 किस्से थोड़ी होते फिर। महबूब को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप महबूब किसे कहते हैं? मेरा कसीदे महबूब, लिख दिए, मिर्ज़ा गालिब ने लिख दिए, शायरों ने लिख जी जी, दिए, ये एक बेस ही बहुत बड़ी ये है। मुहिब की जिम्मेदारी है, हाँ हाँ। ये मुहिब तो की मैं, जिम्मेदारी है। मेरा हाँ, बाप मेरा महबूब है, मेरा बाबा इशफाक अहमद मेरा महबूब है, अल्लाह के सारे बंदे मेरे महबूब हैं। मजाज इस के का इश्क इस को, मजाज कायनात के का इश्क को के लिए कैसे? जो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वो मेरे महबूब हैं। माशाल्लाह। मजाज के इश्क को कैसे डिफाइन? इश्क हकीकी की तरफ जाने वाला रास्ता है। हाँ, लेकिन उस रास्ते पे अगर कोई चल पड़ा है तो उस रास्ते से ठोकर खाने वाले इस किस तरह रास्ते में संभले? ठोकर नहीं पड़ती, खिदमत करने वाले को कहाँ ठोकर? अगर मजाज में उलझ के रह गया, बड़ी दुनिया है सर। देखिए इश्क मिजाजी जो है यही आपको लेकर जाता है हकीकी की तरफ। अगर फंस गया मजाज में, नहीं फंसता नहीं है, ये खुला रास्ता है, ओपन है, कहीं से बंद नहीं होता ये। आपको किसने मना किया कि आप मोहब्बत करना छोड़ दें? मेरे धोखे की वजह से छोड़ दें या मेरी नफरत की वजह से छोड़ दें? तो मैंने जो आपको स्टार्ट में कहा मोहब्बत एक तरफा है। आपने कभी गौर किया है कि इफ्तिखार इफ़ी तुझे अल्लाह ने जो अता कर रखा है, क्या ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है? तू तो बंदा होने का वो अदा ही नहीं, हक ही नहीं अदा कर सका आज तक। आप कभी गौर करें कि अल्लाह ताला ने किसी रास्ते पे चलते हुए कहीं आपके बेडरूम में दाखिल होके या किसी पहाड़ पे खड़े हुए जब आप महसूस हो रहे होते हैं उसके मौसम और बादलों और हवाओं से, उसने कंधा थपथपा के कहो यार अफान कैसर की करन डे हैं, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? सर नहीं, वो तो उसके पास माफ़ी है, उसके पास मोहब्बत है, क्योंकि वो एक तरफा कर रहा है। तो एक तरफा में ये तलब करना कि इसका मुझे इवज़ मिले, ये फिर मोहब्बत नहीं है सर, ये सौदा है। मोहब्बत होती ही एक तरफा है, कभी दो तरफा नहीं होती। ये तो आप बड़े खुश नसीब ठहरें कि वो जीवन साथी बन जाए और फिर उस तरफ से भी उसी तरह की शिद्दत और मोहब्बत मिले आपको। महबूब या मोहब्बत, कौन सी चीज़ प्रीशियस है? किसका मिल जाना प्रीशियस है? मोहब्बत। मोहब्बत का। कमिंग टू फोर्थ सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, सर ये बताएं, एक राइटर तहरीरें लिखता है, कमाल के ड्रामे लिखता है, वीलॉगिंग स्टार्ट कर दी, मुल्क फिरना शुरू कर दिए, फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो है वो चली गई उस पैसे पर जो लोग समझते हैं पता नहीं कितने मिलियन डॉलर है। एक तो आप ये बता दें कि आप अपनी यूट्यूब और फेसबुक से कितना पैसा बना रहे हैं? सर मुझे मांगना नहीं पड़ता। अच्छा। मैंने पहले भी एक दफ़ा गुजारिश की थी कि मैं जिस तरह डेली वेजेस होती है ना, डेली वेजर होता है, मैं डेली एजर हूँ। मैं रोज़ की बुनियाद पे जीता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कल क्या होगा। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, कल मेरा यूके का 5 साल का वीज़ा लग के आया है, तो मैं हंस रहा था। बेगम कहती की है, मैं कहा देख यार 5 साल का वीज़ा है तो पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का। पल की खबर मैं क्या पता ही नहीं मैं 29 तक जीना है कि नहीं जीना।
5 साल का वीज़ा देता जी मैंने कहते तो जो मर्जी आ जाओ। तो डॉक्टर साहब मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं 2, और मैं 2 कमरों में रहता हूँ। अपने अब्बा के मकान के 2 कमरों में, मेरे पास घर नहीं है। और मुझे कोई ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं घर बना के मरूँ या बच्चों के लिए कुछ छोड़ के मरूँ। मुझे इज़्ज़त के साथ जब महीना पूरा हो जाता है ना, बिल चले जाते हैं, बच्चों की फीसें चली जाती हैं और मुझे मांगना नहीं पड़ता उधार, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ही चाहिए। और आप यकीन करें यूट्यूब फेसबुक मुझे इतना ही देती है, क्योंकि मेरा कोई कंटेंट ऐसा थोड़ी होता है बहुत कि ज़्यादा जिसको कमाई है भी नहीं, ये लोगों का मिथ भी क्लियर हो जाना चाहिए। यूट्यूब और फेसबुक से एक मिनिमल कमाई ही आती है। जो जैसे कल मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया, 3 करोड़ रुपया महाना उसको सिर्फ यूट्यूब से आ रहा था, पर उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। नहीं, हमारा तो हम तो बड़े छोटे से मतलब। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा एक टिकट निकल आता है महीने या 2 महीने के बाद, एक टिकट बैरूनी दौरे का, क्योंकि टिकट मैं लेता हूँ। फैंस भी प्यार करते हैं, कोई टिकट बहुत। भेज दे, कोई नहीं, बुला ले पास। टिकट मैं लेता हूँ। जब मैं वहाँ चला जाता हूँ तो मेरा 1 रुपया नहीं लगता। अच्छा, मुझे खुद ही फ्रांस से लेके बेल्जियम ले जाएंगे, बेल्जियम से गाड़ी में बिठाएंगे, नीदरलैंड ले जाएंगे, फैंस। नीदरलैंड से, हाँ फैन। अभी एक उमर बच्चा, जब मैं पहली दफ़ा गया यूरोप के टूर पे, तो उमर विहाड़ी से उसका ताल्लुक है, उस बच्चे ने कमाल किया। उसने मुझे सर बेल्जियम से उठाया, नीदरलैंड लेकर गया, वहाँ से मॉस्टर जर्मनी चले गए, जर्मनी से हम बर्लिन गए, बर्लिन से हम सैले गए, सैले से हम हाइडलबर्ग गए, हाइडलबर्ग मुझे छोड़ के 5 छठे के 7वें दिन वो अपने काम पे चला गया। मैंने होटल ले लिया किराए पे, वो जहाँ मैंने इलामा इकबाल का घर भी दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रास्ते में मैसेज कर रहा है कि सर मैं रोते हुए के बड़े याद आ रहे हैं, मैं फिर छुट्टियाँ क्लेम करें। खैर अगले दिन फिर छुट्टियाँ लेके फिर मुझे कह रहा मेरे गाँव आ नहीं, मैं कह मेरे गाँव आ जाए। मैं वहाँ से ट्रेन में बैठा, उसके गाँव पे चला गया। अब मैं जब उसके गाँव गया तो वहाँ वो बड़ा खुश हुआ, फिर उसने 3 छुट्टियाँ ले ली। आप वो जो मैंने वीडियो बनाया ना कि मैं फ्रांस से निकला हूँ, जर्मनी में दाखिल हुआ वेलम राइन में, और वेलम राइन से मैं ज्यूरिख में दाखिल हो गया। 10 मिनट का मेरा एक वीडियो है। 10 मिनट में पैदल चल के फ्रांस से निकल के जर्मनी, जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड चला गया। वो वीडियो मैंने उसके साथ बनाया था। तो वो बच्चा सिर्फ उस वीडियो के लिए 3 छुट्टियाँ फिर उसने ले ली। फिर जब मुझे स्विट्ज़रलैंड छोड़ने गया तो मेरे मेज़बान ने उससे कहा तू पागल है तू। कहता सर मैं इस बंदे से इतनी मोहब्बत करता हूँ, इनके वीडियोज़ ने मेरे इतने मसाइल हल किए हैं कि मुझे कहें एक टांग पे खड़े हो जाए तो मैं खड़ा रहूँ। इस तरह की मोहब्बत करने वाले लोग हैं सर। आप यकीन करें, मैं वीडियो अपलोड जब कर देता हूँ, मेरे पास है 8 मॉडल सिटी चूहा मॉडल, सेकेंड हैंड ली थी मैंने। तो मैं जब वीडियो डालता हूँ तो वो अली की फिर पाकिस्तान से कॉल आती है, बाबा पोर्शे है। अच्छा बाबा ये तो बेंटले है। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक की कसम मुझे नहीं पता। मैं इतना जाहिल मुतलिक आदमी हूँ कि जब पहली दफ़ा रोल्स रॉयस में मैं बैठा, हमारे एक दोस्त है स्कॉटलैंड में, तो वो वीडियो बना रहे थे, मुझे रुखसत करे थे, तो मैं उनको दरवाज़ा बंद कर, उन्होंने कहा पाजी 1 मिनट इधर बटन दबाई था। तो मुझे यहाँ तक नहीं पता था, और मैं इसको अपना इस्तेकाक भी नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ ये मेरे मालिक की रहमत हुई कि इस एज में आके जब आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर रहे होते हैं, 55 साल उम्र हो गई, एक करैक्टर भी हिट हो गया, शायरी भी हिट हो गई, व्लॉगिंग भी हिट हो गई, तो ये मालिक ने कोई एहसान अजीम किया मेरी ज़ात के ऊपर। कोई आंसू कारगर साबित हुआ, कोई दुआ किसी की दी हुई शायद लग गई, मेरे माँ बाप की ख्वाहिश पूरी हो गई, तो वो इज़्ज़तें मिल गई। तो मैंने कभी इसको एंजॉय नहीं किया आज तक। 1 साल में कितने मुल्क फिर चुके हैं? 1 साल 1 महीना 11 दिन में 19 मुल्क। 19 मुल्क। अच्छा, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी इन 19 मुल्कों में? पाकिस्तान। नहीं, इससे बाहर मतलब जो चीज़ स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। पुर्तगाल बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो इकोनॉमिकली बड़ा कमज़ोर मुल्क है। नॉर्वे बहुत खूबसूरत है, डेनमार्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर कभी आपको मौका मिल जाए जाने का, बर्लिन देखें तो जर्मनी का बहुत खूबसूरत। तबाह कर दिया था, देखें वर्ल्ड वॉर के बाद और कैसे वो बनी। सर टोक्यो को देख लें, टोक्यो पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया गया था बमबारी कर आपने दोनों देखे या बर्लिन देखा सिर्फ? आपने बर्लिन के साथ टोक्यो भी देखा? जी, दोनों टोक्यो। क्या कंपैरिजन है? देखें वो अब उससे भी एक मैसेज है ना, हम लोग आज भी 75 साल पीछे फंसे हुए हैं। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कहीं और निकल गया, हम आज भी वहीं फंसे हुए हैं। हमारे लिए आज भी वही रंजिशें हैं। जो लोग मिट्टी पा के आगे निकल गए, बर्लिन, जर्मनी, सिर्फ टोक्यो, जापान,
मैं वो कब्रें देख कर आया जो इज्तिमाई कब्रें 50-50 67,000 लोगों की है। मैंने शूट कर रखा है, अभी मैं डालूंगा वीडियो। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 60,000 लोगों की इज्तिमाई कब्र। 60 से 8 एक नहीं, दर्जनों कब्रें। वो मैं भी एडिट करूंगा, मैंने टाइम नहीं मिला। जब मैं हिरोशिमा गया, एक तो बड़ा मजे की आपको होता था, हिरोशिमा में सिर्फ 3 पाकिस्तानी फैमिली है पूरे हिरोशिमा। पूरे हिरोशिमा में। पूरे जापान के अंदर 17,000 पाकिस्तानी है, 17 या 21,000 टोटल। वो 7,000 तो मुझे मिलने हैं। हिरोशिमा गया हूँ तो एक बच्चे ने मुझे रब्ता किया, अली ने, मैं गया तो खैर जब घूमता रहा उसके वालिद साहब मिले तो मुझे पता ही चला कि 3 फैमिलीज हैं यहाँ, एक ये है। और मेरे आने के बाद वो दोनों फैमिलियों से लड़ी हैं कि इफ्री साहब आए सन, सानी क्यों नहीं मिलाया। लेकिन मैं जब उस जगह गया जहाँ बम गिराया गया था, डॉक्टर साहब आप वहाँ कदम नहीं उठा सकेंगे। और ख़ास तौर पे जब आप वो म्यूज़ियम देखेंगे ना, मैं पौना घंटा बैठा रहा उस दरिया के किनारे जहाँ बम गिरा था और वो खुश्क हो गया था। मेरे मेज़बान ने मुझे जूस पिलाया तो तब मुझे समझ आई जेड़ा सी लिखने ना, एटम बम चला दो, मार दो। खुदा का वास्ता है, आपने कभी कटी हुई लाश नहीं देखी। आप तो अपने बच्चे की कटी उंगली नहीं देख सकते, आप अपनी माँ को चुभती हुई सुई नहीं देख सकते। तो इसलिए हमारे मुल्क, उनके इदारे, वो बेहतर जानते हैं कि कहाँ लड़ना है, क्या भिड़ना है, कहाँ सुलह करनी है। तो ये काम इफ्तिखार रफ़ी आप इदारों पर ही रहने दें। हम जज्बाती कौन हाँ, जज्बाती तो अपने रहे। डॉक्टर साहब, हिरोशिमा नागासाकी में तो बाद में अटैक हुआ, तारीख पढ़ के देखिए, उसने जापान को 90% मिलिया मेट कर दिया था अमेरिका ने। सर आप तरक्की देखें जाके। मैं आपको एक खौफनाक बात बताऊं, लाखों डॉलर हर साल जापानी अपने थानों में जाके जमा कराते हैं कि ये ट्रेन से मिले हैं, ये पर्स मिला है, ये बस से मिला है, सड़क से मिला है। ईमानदारी। ईमान। और वो उनको ढूंढ के, उनको ढूंढने के बाद वो पैसे उनके घरों तक पहुंचा रहे होते हैं। बड़ी बात। एक बच्चा इतने ईमानदार। गांव के अंदर, गांव डिफेंस जैसे गांव है, अब हर जगह इशारा नहीं लगा हुआ, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जापानी बच्चा आएगा वो ऐसे करता है, बस उसने ऐसे किया है, दोनों तरफ ट्रैफिक ब्लॉक, वो भाग के करेगा, क्योंकि भागना इसलिए उसने कि उनका टाइम ज़ाया ना हो। और बच्चे ने जब सड़क क्रॉस करके ऐसे करना है ना, उनके जा सकते हो, सारे उसको कहेंगे आरिगातो गोजाइमासु, मतलब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आरिगातो कहते हैं, मेरा ख्याल आरिगातो कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ। बहरहाल सर, ये वाला सीन है। अब कट करके आते हैं, मैं वहाँ देखता हूँ, मुझे पहली दफ़ा पता लगा ये जो सड़क के ऊपर फोड़े से बने होते हैं ना, टाइलें लगी हुई होती हैं, टफ टाइल्स, वो फोड़े येलो कलर की, वो जहाज़ तक भी जाती है, ट्रेन तक भी जाती है। मुझे जापान में जाके पता लगा वो भाई ये जो ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड, ये उनके लिए है, ताकि उनको दूसरी जगह महसूस हो और वो उसके ऊपर चलें। मैं बड़ा हैरान, यार ये कौन लोग हैं, इशारा नहीं तोड़ते, ओवर स्पीडिंग नहीं करते, शुक्रिया अदा करते हैं। खैर जब ये सारा हो गया, मैं अब कट करके पाकिस्तान आ जाए, मैं एक शहर में गया और वहाँ मैंने कॉलेज के बच्चों से कहा, मैं कहा बच्चों आप सारे मुझसे वादा करो, पहले ही बताओ आज 3 बैठ के कौन है, तो कुछ 400 बच्चों ने हाथ उठा दिया। मैं कहा आज आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद 3 नहीं बिठाएंगे। डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम सिर्फ 15 बच्चों ने हाथ उठाया। हम और आप, डॉक्टर अफ़ान और इफ्तिखार रफ़ी और हम जैसे बहुत सारे वो लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। ये बलूगत हमारी कौम में नहीं पैदा हुई कि भाई 3 नहीं बाणे, हेलमेट तो बगैर मोटरसाइकिल नहीं चलानी, अदब, रिस्पेक्ट। ठीक है। एक मैंने इस पे वैसे तो वीडियो बनाना है, लेकिन मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले एक बच्चा है, वो काफ़ी पहले SHO हुआ था, मैं उसने उनको 9 साल बाद होने का पाया, मेरे घर के पास थाने में था, मैं चला गया। जो मैंने 3 घंटे में थाने में देखा, वो मैं एक तरफ करके सिर्फ एक बात सुनाता हूँ आपको, जिसने मुझे 2 रातें सोने नहीं दिया। मैं वाकई नहीं सो सका। डॉक्टर साहब 2 बंदे आए ने, शहरी, शरीफ शहरी, एक ने दूसरे कोलों 1,40,000 रुपये लेता है, और जिसने लिया हुआ वो कहता है मैंने सिर्फ 40,000 लिया है, वो कहता है 1,40,000 लिया। वो कहता है ये मेरे पास लिखा हुआ है, वो कहते हैं ना लिखतम के आगे पढ़तम नहीं चलता। उसने कहा ये लिखा हुआ है 1,40,000 वसूली। उसने कहा नहीं, एक बात छुपाया है। SHO ने उनको बड़ा समझाया, उन्होंने कहा देखें ऐसे ना करें, आप शरीफ शहरी हैं, आप बता दें कौन सच्चा है। दोनों कहते मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की,
वो कहता नहीं जी मैं तो लेता ही नहीं, मैं तो 40,000 लेता है। वो कहता मैंने 1.5 लाख दिया है। आप यकीन करेंगे कि ऐसा चुनेगा कि फिर की करिए, कहता जी मैं हेल्प देना वा। दूसरा कहता मैं भी हेल्प देता हूँ। एसएचओ ने कहा कि मैं हेल्प ऐसे लूँगा कि आप कुरान पे हाथ रख के ये कहेंगे कि मैं सच्चा हूँ, और अगर मैं झूठ बोलूँ मुझ पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो और मेरी बीवी को 3 तलाक़ें हों। दोनों कहते हैं हाँ हम दे देंगे। और खौफनाक बात, जिसने मुझे सोने नहीं दिया, दोनों ने हेल्प दे दिया। कहाँ खड़े में की करन डे हैं। 1450 साल से आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो अक्सर देखा गया सर कि लोग अब 2 झूठे इकट्ठे हों, दोनों कुरान उठा लेते हैं। अच्छा, मैंने नहीं देखा कभी। मैंने तो ये देखा अपने बचपन में, हमारे घर के सामने चोई साहब रहा करते थे, शफी साहब। तो कभी उनके पास कोई फैसला आता था ना, तो जब कोई कहता ना मैं कसम खाता हूँ, तो वो बंदा कहता यार तू कुरान ना चुक यार, मैं अपना मुकदमा वापस ले लेता हूँ। आप समझे मेरी बात? जो मैंने लाहौर देखा हुआ है, जो मैंने अपना पंजाब देखा हुआ है, वो ये था कि अच्छा यार तू रहने दे, कुरान ना चुक, मैं अपना मुकदमा वापस लाना हुआ। ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा डॉक्टर साहब। देखें डॉक्टर साहब, ये आप सच्चे हैं या मैं सच्चा हूँ? ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है। और अगर आप भी हेल्प दे रहे हैं और मैं भी हेल्प दे रहा हूँ, तो हम इखलाकी तौर पे कहाँ खड़े में? बस कब्र ख़राब है, आखिरत ख़राब है, सर आखिरत तो जब दुनिया हम तो ख़राब है ही है। हाँ नहीं, जब हम मरेंगे तो तब आखिरत का फैसला होना है। दुनिया में जो नुकसान आपका और मेरा हो जाएगा और मेरी सोसाइटी का, मेरे मुल्क का हो जाएगा, वो कौन भरेगा सर? हमें इखलाकी तौर पे अपनी कौम को बड़ा रिच करना पड़ेगा सर। हमें रास्ता देना पड़ेगा। हमें गाड़ी रोक के, वो जो हमारी बहनें माएँ जब क्रॉस कर रही होती हैं सड़क, हमें गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ेगी, और गड्डी के नाल नाल ज़बान में भी ब्रेक लानी पड़ेगी सर। ਅਸੀਂ बहुत कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਤਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ऐसे ही है सर। हमारे यहाँ लोग सीरियसली समझते ही नहीं है इस पॉइंट को। बात बात पे लोग झूठी कसम उठा लेंगे, झूठा कुरान उठा लेंगे। क्या कहेंगे इस पे? सर एक बंदे की कस्में तो मैंने भी देखी हैं, कुछ सिंगल जो करता है। ये खौफनाक अमल जब 2 तरफा हुआ तो तब उसने मुझे हिला के रख दिया। मतलब डॉक्टर साहब दोनों में से एक सच्चा था और कौन था ये मैं जान ही नहीं सका। ऐ तो चंगी तो मेरी बुढ़ी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ मैं खलो के देख रहा, मैं कि यार इफ्तिखार इफ़ी तू कितना जहादीदा आदमी, तुझे पता ही नहीं चला इनमें से सच्चा कौन है। ये सूरत हाल है सर। सही। लेकिन ये मैं बता दूं, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, ऐसे लोग जो बुरे हैं वो बहुत कम है। अभी गंदम खड़ी हुई है ना, देखें हमारे किसानों ने, जिनको हम जानते भी नहीं, आपके मेरे लिए बेहतरीन गंदम उगा के बैठे हुए हैं। अच्छा कमाली साहब, कमिंग टू 5th सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, दूसरी शादी पर बहुत डिबेट है हमारे माशरे में, सेकंड मैरिज पर। आपकी अरेंज मैरिज थी, वालदैन की मर्ज़ी से हुई। पुरानी मोहब्बत का भी आप तस्करा कर चुके हैं, और बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की मोहब्बत की, मैं तो यही कहूँगा। वो आजकल की या पुराने ज़माने की भी परवीन शाकिर वाली मोहब्बत नहीं थी। क्या कहते हैं, माशरे में बड़ी ये बहस बढ़ चुकी हुई है कि जी हमारे यहाँ, क्योंकि अब जो इंस्टा, सोशल मीडिया और इस सब के बाद एक जिनसी फ्रस्ट्रेशन का रुझान है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का, सेक्सुअल एग्नी है, तो लोग कहते हैं कि जनाब हमारे माशरे में दूसरी शादी पे सख्ती बहुत है। औरत जो है वो मुंह मारने की तो इजाज़त देती है, निकाह की इजाज़त नहीं देती। और ये हम कॉमनली देखते भी हैं कि रौला तभी डालती है जब ब्याह करन लगे, और तो पहले वो ज़रा चुप ही रहती है। क्या टेक है आपकी इस पर? वैसे अगर मजाक करें तो वो मुश्ताक अहमद यूसुफी का फरमाया करते थे कि गलती एक ही काफ़ी होती है। देखें जी, बात दरअसल ये है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। उसकी वजह शायद ये है कि मेरी झोली छोटी है और मेरी बीवी की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, और वो बड़ी खिदमत गुजार है मेरी। मैंने अपनी किताब में दासी के नाम से एक मजमून भी उसको डेडिकेट किया, उसको लिखा है। बात यह है कि ये ज़रूर है कि अगर आप रेशो देखें जो हमें बयान बताई जाती है कि लड़कियों की ज़्यादा है, बालों में चांदी आ रही है और मसाइल, तो जो लोग अहले सरवत हैं तो उनको वो करते भी हैं, ऐसा नहीं है, लोग करते हैं। मेरे कई दोस्त 4-4 शादियाँ कर रखी हैं। सर अहले सरवत का फ़ैसला सिर्फ पैसा या उस पर तो नहीं ना? अब तो मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का आंसर भी शामिल है, जिनसी फ्रस्ट्रेशन का। अब ज़रूरी तो नहीं कि जिसके पास पैसा है। 10 से तो शुरू से है।
ये तो शुरू से है। देखिए तो उस लस्ट के लिए फार्मूला अब गलती वाला तो रहा नहीं ना, अब फार्मूला ये रह गया कि पीपल वांट सेक्स, मोर सेक्स, राइट। तो अब मामला तो वहाँ तक चला गया। अब उसी वजह से हमारे माशरे में आप यू कैन डिनाई इट, लेकिन बहुत बेहयाई बढ़ गई है। इवन नौजवान लड़कियां अब अपने मकासद के लिए अब आज से 20-30 साल पहले जो शर्म हया पर्दे वाला आंसर था, अब टिकटॉक के बाद जिस तरह लड़कियां नाच रही हैं, स्नैपचैट, ये सारा कल्चर, अब जिनसी फ्रस्ट्रेशन ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा है। पहले मर्दों में थी, नाउ दे वांट मोर सेक्स, डॉक्टर साहब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ मैं गए। आपको बताता हूँ, हमारे बचपन में ना अखबार सुबह आता था, रेडियो पाकिस्तान होता था और टेलीविज़न होता था हमारे बचपन में, जब मैं होश संभाला है। तो अगर कुछ ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता था ना, जिस तरह ज़ियाउल-हक आ गया या कोई मसला हो गया, तो वो ज़मीमा छपता था, एक सफ़े का अखबार होता था। जो अखबार था वो सुबह का वो 50 पैसे का है ना, तो ज़मीमा 1 रुपए का होता था। 1 रुपये बड़ी रकम होती थी, वो एक पेपर का छपता था शाम को। वो ज़मीमे में पता लगता था कि क्या हुआ है। और कई बार तो ये हुआ कि भाटी चौक में गोली चली है, संत नगर 3 किलोमीटर दूर है, तो 4 महीने बाद पता लगा ये भाटी चौक से 4 महीने पहले गोली चल गई थी। अब आ गया सोशल मीडिया, अब तो लाइव इवेंट देख रहे होते हैं, पूरी दुनिया में कहीं क्या हो रहा है लाइव बता रहे थे, आग लग गई थे, डूब गए थे, सुनामी आ गया। उसकी वजह से जब मुझे इतला ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई ना, तो मैं परेशान ज़्यादा हो गया हूँ। कतन ऐसा नहीं है कि वो पहले वाले लोग थे वो बड़े और तरह के थे और अब और तरह के, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान की बुनियादी जिबिल्लत तो वही है, इंस्टिंक्ट्स तो नहीं बदली, इसलिए कवानीन भी नहीं बदले। ये ज़रूर हुआ कि जिस तरह तरक्की के बाद गाड़ी आ गई, तो फिर सोचा यार पहले तो घोड़ा चोरी होता था, गाड़ी चोर की क्या सज़ा है, पहले मोबाइल नहीं होता था, मोबाइल स्नैचर की क्या सज़ा है। ये ज़रूर हुआ इर्तिका कि कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ आपको करनी पड़ी, लेकिन जिबली तौर पे हम वैसे ही हैं। आज कभी इंसान वही गुनाह करता है 4-5 जो हमसे पहले 200 साल या 2000 साल या 20,000 साल पहले करता था। अब मौके ज़्यादा है? नहीं, मौके ज़्यादा नहीं है, अब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, ਹੁਣ पता लग जाता है, नहीं सर, लेकिन वीडियो आ जाता है। वो गल तुहाडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुण जिस तरह पहले औरत और मर्द का इंटरेक्शन था, अब तो एक डीएम है, डायरेक्ट मैसेज है। जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, पहले 6-6 साल सिर्फ तक्कण च लग जाते सन, उसके घर के आगे से गुजर रहे हैं। मैंने कहा ना, आशिकी ज़्यादा चलती थी। हाँ, जूतों के तस्मे खोलना, फिर बांधना, आध खुली की खिड़की की जानिब देखा। अब तो सीधी कॉल है सर, बल्कि आमने सामने एक ही जगह बैठ के मैसेजिंग हो कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर। मेरा अब वो वाला ट्रेंड ज़्यादा नहीं, है। मेरा ख्याल है क्योंकि जो राब्ता हुआ है ना, उससे इसकी रेशो में ज़रूर फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन इसकी बुनियादी जो मैं भी रास्ते में आते हुए अपने बेटे को कह रहा था कि बेटा हम हैवान नातिक हैं, बोलने वाला जानवर। तो कहता क्या मतलब बाबा? मैंने कहा तूने देखा है कि जब तू अपने छोटे भाई से को डांटता है या हार्श बोलता है तो वो भी बोलता है? कहता हाँ। मैंने कहा तू सगा भाई है, और तुम अगर इस तरह से एक दूसरे को रिटेलिएट करते हो या जवाब देते हो, तो ये जो मुआशरे में लोग घूम रहे हैं, जब आप इनसे सख्ती से बात करेंगे तो क्या आपसे नरमी से बात करेंगे? कहता बाबा ऐसा क्यों है? मैं कहा मेहमान नातिक हैं, बोलने वाला जानवर कहा जाता है, मतलब फ़लसफ़े की रूह से। तो मैंने कहा यार जब आप इनसे मोहब्बत से बात करेंगे फिर ये मोहब्बत से बात करेंगे। आप इनसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे माफ़ी मांग लेगा। आप कहेंगे कि मैं पाटे खां, तो कहता मैं तेरे तो ज़्यादा पाटे खां। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें, ख्वाहिशात या जिबिल्ली तकाज़े तो वही हैं जो आदम के दौर से आ रहे हैं। इसमें जिद्दत पैदा हो गई जब ये सोशल मीडिया और इस तरह की लग्जरी चीज़ें आ गई, यकीनन उनसे रेशो पे फ़र्क पड़ा होगा। पहले आपने शायद वो वीडियो बनाया था, मुझे अच्छा लगा ईद पे, कि अगर आप इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे तो फिर एक लड़की जिसका सूट भी 1.5 लाख का आ रहा है तो ये ना करें। ये आपका बहुत अच्छा वीडियो था, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू। इसलिए मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि मैं कभी कोई फड़ ना मारूँ किसी वीडियो में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे लोग कहते हैं यार तू कितने पिरी जा रहे हैं, मतलब कि भाई मैंने ये 10 लाख की शर्ट ले ली, तेरे को कितना पैसा है? तो ओ भाई, आज मैं डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में बताता हूँ भाई, जिस तरह आप सुबह फैक्ट्री जाते हैं, शाम को छुट्टी करते हैं, या सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को बंद करते हैं। मेरी दुकान शोबिस की पाकिस्तान में बंद हो चुकी है, ना मुझे एक्टिंग मिलती है ना ड्रामा मिला 6 साल से। तो मैं कमाने जाता हूँ, मैं ड्यूटी पे जाना वहाँ, मैं मुल्कों घूमता हूँ, वहाँ जाके वीडियो बनाता हूँ। जब वो फेसबुक और यूट्यूब पे डालता हूँ तो मुझे पैसे आते हैं, मेरे बच्चे पलते हैं। तो जिमें एक डॉक्टर क्लिनिक पे जाता है, मैं यूरोप जाना वा वीडियो बनाना,
इतनी सी बात है, ये समझते हैं मैं जुल्म नहीं हुआ? इतना टैलेंटेड आदमी, वाई ना एक्टिंग मिलती ना ड्रामा मिलता है, कौन लोग ले? मैं बताऊँ डॉक्टर साहब, जब मैंने क्यों नहीं मिलता काम, क्यों नहीं मिल रहा? मैं बताता हूँ, नागिन जब मैंने लिखा ना, मैंने वो 1,11,00,000 में लिखा था, 18 में शायद कंप्लीट कर लिया था मैंने। एक तो उससे लोगों को बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ था कि हैं इतने पैसे ले ले एक प्रोजेक्ट दे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने मुझे काम नहीं दिया। अब मेरा बुनियादी जो काम है वो लिखना है, मेरा घर लिखने से चलता है डॉक्टर साहब। एक्टिंग से 10, 11, 12 लाख रुपए वो तो खर्च हो जाते हैं, और वो भी 2 साल में एक ड्रामा मिलना। मैं वो वाहिद एक्टर हूँ जो ट्रेंड एक्टर है, डिप्लोमा लेके आया था। मैंने 2 साल एक्टिंग पढ़ाई है नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इब्सन ड्रामा एकेडमी और पीएनसी की तरफ से, शाकिर म्यूजियम लाहौर में। मैंने बीबीसी लंदन का पहला सोप सीरियल कर रखा है रेडियो का। जबरदस्त। मैं रफ़ी पीर ग्रुप के साथ 17 साल थिएटर परफॉर्म करता रहा हूँ। मैं आउट एंड आउट आर्टिस्ट जिसको हम कहते हैं ना, वो तो वाला। कमाली जैसे मैं वही मंजे हुए अदाकार को इंडस्ट्री में होल्ड क्यों कर रहे हैं? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, पेंडेमिक के बाद एक तो इंडस्ट्री बैठी, जब उठी है तो काम नहीं था। लाहौर से तो वैसे ही काम कराची जा चुका है। अब अगर कोई ये समझता है कि मैं आके तरले करूँगा या मैं लिखूँगा सर आई एम वेटिंग फॉर योर काइंड आई, या मैं ऐसे करूँगा, तो मैं ऐसे तो नहीं करूँगा। तो जब तक काम नहीं मिला, 4-5 साल में अपनी 2-4 प्लाट थे वो बेचे, एक उधार पकड़ को, एक दिन मेरा यूट्यूब चैनल चल गया और उसने मुझे जब पहली दफ़ा पैसे भेजे हैं तो मुझे जीने, देखें डॉक्टर साहब, मैंने खुशी के साथ जीना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टरी करूँगा, नहीं 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 भाई, डॉक्टरी नहीं चल रही मैं रेडी लगा लूँगा, रेडी नहीं चल रही मैं तिक्के बेचूँगा। मैंने खुशी के साथ जीना है, बच्चे पालने और अपने अल्लाह की रहमतों का शुक्र अदा करना है। तो मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा जी शोबिस बुरा है, और शोबिस के अंदर जो है वो नेपोटिज्म है, मैंने कभी बात ही नहीं की। हालांकि मैं ईची बीची जानता हूँ, मेरे सारे पुराने दोस्त हैं। फैसल कुरैशी आज का थोड़ी है, इसका और मेरा पहला ड्रामा एक था, ये हीरो था, मैं एक सपोर्टिंग रोल में था, आज तक ताल्लुक़ है। लेकिन क्योंकि मैंने जीना था, मैंने इसको छोड़ा, वीलॉगिंग शुरू कर दी कि यार इज्जत के साथ जीना है, चिपक के क्यों रहना, कि नहीं जी आप डॉक्टर अफान कैसर कहते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं यही काम करना है। भाई नहीं मिल रहा तो कितना वेट करेंगे आप, क्या करता, बच्चे नहीं पालने थे, बिल नहीं देने थे, मेरे बच्चों की यूनिवर्सिटी की फ़ीस माफ़ है क्या, या मुझे ये जो अच्छा, मैं ये बात सुन के मुझे दुख भी होता है जब भी आपसे बात होती है, तो इंडस्ट्री को सोचना चाहिए। अच्छा, क्या चंद चेहरे हैं मतलब जैसे हमें नज़र आते हैं? अच्छा, मैं तो ऑब्वियसली आई एम नॉट फ्रॉम द शोबिज़ इंडस्ट्री, मुझे जो 4-5 चेहरे नज़र आते हैं, मैं मर्दों की बात करूँगा, हुमायूं सईद, और मैं उन्हें लाइक करता हूँ, अदनान सिद्दीकी हो गया और बहुत सारे, और इन्हीं के सर्कल के जो दोस्त अहबाब लोग हैं इसी एज ग्रुप में, द मैन हु हैव ग्रोन लाइक एन ओल्ड वाइन, जो ग्रो कर गए और बूढ़े हो गए हैं लेकिन जवान हैं, हमारी इंडस्ट्री के जो शाहरुख खान और आमिर खान है। क्या हाईजैक इतना बड़ा है? मतलब एक हाईजैक ये होता है कि उन्होंने किया, एक ये होता है कि उनका ऑरा इतना बड़ा है, उनका इनर्शिया इतना बड़ा है कि लोग समझते हैं कि वो लोग वही लोग चेहरे हैं जो 8-10 बड़े आइकन्स हैं। हुमायूं सईद एक सिंबॉलिक ले लें आप, वही ड्रामे में होंगे, अदनान सिद्दीकी होगा, हुमायूं सईद होगा, उन जैसे मिले हुए जो आइकॉनिक यही लोग होंगे तो ड्रामा चलेगा, अदरवाइज इट्स अ नो। मुझे बताएं इनमें से कौन था परिजाद में? कोई भी नहीं था। नुमान भाई थे बस, तो बड़ा नाम है। उष्णा थी, उष्णा एक बड़ा नाम है, और यमुना थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि हिट कौन हुआ है? कमाली और परिजात। सर तुझे देखो, तो आप स्क्रिप्ट चलता है देखिए। ना, परिजात तो एक फिनोमिनल स्क्रिप्ट है ना। अच्छा, आपको आज ये बताऊं तो 11 या 12 सीन है परिजाद में मेरे। जो पूछता था मैं कहता था यार एक निक्का जिहा रोल करन दे। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मेरे से अल्लाह क्या काम ले रहा है। तो इफ्तिखारी फनकार नहीं बनना। लेकिन आपका वो करेक्टर आपकी पहचान बन गया जी, कमाली। हाँ कमाली। अच्छा, फिर उसके बाद वो चला राजा पलस्तर जीवन नगर, वो हिट हो गया। मैं बड़ा हैरान, मेरा ख्याल था कमाली के बाद ही किसी चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे, वैसे ही मैं छोड़ चुका था और मुझे याद भी नहीं था। जिन दिनों कमाली हो रहा था उन दिनों ये हो रहा था राजा पलस्तर की रिकॉर्डिंग। कराची जाता था मैं, कमाली करके आया, तो यहाँ लाहौर में मैं कर रहा हूँ काशिम निसार का ये, तो उसके बाद मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ कमाली करने। आप यकीन करें अल्लाह ताला ने हैरत गुम कर दी। उसने बताया कि ताकत क्या है मेरी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें शोहरत कहाँ से मिलनी है।
सरकार, अगर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो बन भी जाएं या आप बड़े हिट आदमी हो, अच्छा फिर की हो जाएगा? शाहरुख खान किंग खान है, अब आके पत्नी बेचारे ने एक दो को फिल्में हिट दी हैं, पिछले कितने सालों से बैठा हुआ था। पाकिस्तान में जो भी सुपरस्टार है मैं उस सबको तस्लीम करता हूँ, इंडस्ट्री तो बंद पड़ी हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप ऑफ द रोक चले जाएं। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने लोगों ने केटू सर किया? शायद एक दो भी नाम नहीं याद होंगे। सतपारा आपको पता क्यों याद है? वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था और रास्ते में मर गया, हालांकि उसने तो सर भी नहीं किया। तो ज़रूरी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे चलते चले जाएं टुवर्ड्स योर गोल, और उसमें आप मर जाएं। यार ये जो बादशाहों के महल दिखाता हूँ, या मैंने ये तोपकपी पैलेस दिखाया तुर्की का, या मैंने ये दिखाया शातुदा वारसाई पेरिस का। सर ट्रैवल वीलॉगर्स की एक अपनी दुनिया है, जाहिर है वो दुनिया। इतने इतने बड़े महलात हैं डॉक्टर साहब, ऐसे लगता है कि अभी या डॉक्टर बादशाह निकल के गया है या बनाने वाले मजदूर इस दरवाजे से निकले और हम यहाँ से एंटर हो गए। इतने खूबसूरत महल है सर, दावेदार कोई नहीं है। कमाल बात, कमाल। डॉक्टर अफान दे कोल ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ है वो जे मरी जाती है तो मेरी 2008 मॉडल नहीं जाती। डॉक्टर अफान को अगर मरी की पहाड़ियाँ और मौसम और बादल महसूस करते तो मैनू नहीं कर दे। डॉक्टर अफान ने अगर मटन खा लिया तो मैंने अगर दाल खा ली है, तो पेट तो दोनों का भर गया है। सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब आपके पास कितना पैसा या कितना मर्तबा है, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि डॉक्टर अफान ने मुझे डील कैसे किया था। कमाल, मेरी कमाल, रिस्पेक्ट की थी कि नहीं की कमाल, थी? कमाल, बहुत अच्छी बात। मुझे लोग क्या कहते हैं? मुझे लोग मिलके कहते हैं सर आप बड़े डाउन टू अर्थ है, आप बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, आप हम्बल हैं। कल रात को एक साहब आए, आरिफ इस्लाम उनका नाम है, उनके बच्चे भी आए हुए थे कनाडा से। तो मैं बैठा हुआ था क्योंकि बाहर मैंने डिनर कर रखा था, तो मैंने उनको बुला लिया मून मार्केट। सर उसकी एक्साइटमेंट उस मेरे फ़ैन की ये थी कि बोलता 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 मुझसे कोई सवाल भी नहीं किया, सिर्फ मेरे हमनवा और अपने साथ उनके हमजुल्फ आए हुए थे, उनको मेरी तारीफ़ें बता 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 उनके, और उसके बाद तस्वीर बना के चले गए। तो मैं सोच रहा था, सुबह मैंने कहा अली मुझे रात को साहब आए थे यार, उन्होंने मेरे कोई गल भी नहीं की थी। उनकी एक्साइटमेंट का ये लेवल था कि वो सारी अपनी बातें करके एक्साइटमेंट मोहब्बत में और चले गए, और बार बार कह रहे थे सर आप इतनी आसानी से मिल जाएंगे, तो हमें पता ही नहीं था। सर कहते हैं कि बहुत सारे कॉमेडियन जो स्टेज के थे उन्होंने आफ्ताब फरोशी की, और आफ्ताब साहब का मैं बड़ा मदार रहा हूँ। मैंने उन्हें देखा है कि उन्होंने बड़ा काम किया और लोगों को लेकर आए, और बड़े कॉमेडियन इस बात के मुअत्तरिफ हैं कि वो भूखे मर रहे थे और उनको काम मिला। अभी आपका गिला यही है कि आपको काम के हसूल में बड़े प्रॉब्लम्स या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसकी बड़ी रीज़न यही है कि काम देते नहीं हैं लोग, और वही जो एक औरा बना हुआ है। लेकिन अल्लाह ने रिज़्क आपका वीलॉगिंग और आपने इतनी दुनिया दिखाई, इतना नॉलेज बांटा, उससे आपका रिज़्क जुड़ गया। इल्ज़ाम लगाया अजीज़ी साहब ने बहुत लत्ते ले लिए और वो भड़क गए, और उन्होंने बड़ी रऊनत भी जो है उन पर थोप दी कि आफ्ताब इकबाल इतना ज़्यादा फ़िरौनियत वाला सब कुछ उन पर। क्या आप एक स्टैचर पे जब पहुंच जाएं तो इतनी बिलो दी बेल्ट आकर बात करनी चाहिए ऑन कैमरा? क्योंकि स्टैचर बहुत बड़ा है ना, यू आर दी सुपर लेजेंड। और जब आप आफ्ताब साहब पर आते हैं, आफ्ताब साहब ने उसका जवाब दिया, और बड़ा लंबा चौड़ा जवाब, और जवाब पे जवाब देते चले गए, जिसमें उन्होंने बाद में ट्रोलिंग पे भी कहा कि ना करें सुहेल अहमद साहब की ट्रोलिंग। मुझे ज़ाती तौर पर एक ऐसा बंदा जो लिखता भी आया, जो इन्वॉल्व रहा शोबिज़ इंडस्ट्री में, मुझे बुरा लगा एक पढ़े लिखे इंसान के तौर पर, और एक ऐसा शख्स आप मेरे जैसे जो मुस्बत सोच देखते हैं, मुझे दोनों की तरफ से बुरा लगा। मुझे लगा अगर एक बंदा बिलो दी बेल्ट आ गया था तो दूसरे को जवाब ही नहीं देना चाहिए था। आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मेरी तो औकात नहीं है, मैं तो अपनी कोताहियों पे नज़र रखता हूँ। मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं कह सकता सर। मैं क्योंकि इतना छोटा हूँ और इतना बोना हूँ कि इस पर मैं लब कुशाई अपना। अच्छा ये बताएं, ऑन कैमरा लत्ते लेने चाहिए? बड़े सारे और भी मामलात हो चुके हैं ना शोबिज़ में, अदाकाराएं भी एक दूसरे पर लगाती हैं। हम एक चीज़ को जनरलाइज नहीं करते। वो ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं देना चाहता, जस्टिफाइड, दैट्स वेल अप्रिशिएटेड कि आपने उस चीज़ पे अपनी राय जो है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा। लेकिन जनरली बता दें कि क्या किसी को भी हमें ऑन कैमरा एक दूसरे के जो अगर ज़ाती रंजिशें हैं
उन्हें हमें कैमरों पे निगेट करना चाहिए, या ये एक फ़ोन है, एक छोटी सी कॉल और टेक्स्ट के फासले पर है बंदा, तो हम या बंदी, तो हम अपनी बात को वहीं सॉल्व कर लें? देखिए जी, मैं बिल्कुल ये उस मामले पे बिल्कुल बात नहीं कर रहा आफ्ताब साहब और शेर भाई के। मैं वैसी एक बात बता रहा हूँ क्योंकि उनका जिक्र नहीं है ये। बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे कि काका, किसी महफिल में किसी जो महफिल होती है जहाँ में जब बैठे हैं 10, 15, 50, 100 लोग, सोशल मीडिया नहीं बात कर रहा है, सोशल मीडिया तो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी महफिल में किसी शख्स को मात करने के लिए, शिकस्त देने के लिए तेरे पास एक बहुत मोटी दलील है, दलील रोक लो, बंदा बचा लो। मेरे किसी भी लॉग में आपको इसलिए ना कोई एतराज़ मिलता है, ना कोई तकलीफ़ वाली बात मिलती है, ना मैं लिसानियत की बात करता हूँ, ना मैं कोई मजमून नफरत की बात करता हूँ। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। इनमें कुछ लोग हैं जो, यकीन हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे हैं। जिस तरह अभी आपने मुझसे पूछा मुल्क कौन सा अच्छा लगा, मैं कहा पाकिस्तान। सही। अच्छा, ऐसा राइटअप, ऐसी पोइट्री जो हम आपसे एंड में सुनेंगे, जो लाइफ टर्निंग हो, आप कहें जब मैंने ये कहा, वैसे तो आपने सारे ही कलाम बहुत अच्छे पढ़े हैं, बोले हैं, कोई ऐसे पोइट्री हमें सुना दें हम सबको आखिर में, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग है, जैसे ज़िंदगी बदल दी, आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव लेके आया? मेरी ज़िंदगी में बदलाव किसी शायरी की वजह से नहीं आया। मेरी ज़िंदगी में बदलाव उस फ़लसफ़े की वजह से आया जो फ़लसफ़ा यकीनन मदीने से चला। आक़ा दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और फिर उसको सूफिया ने या बाबों ने बयान किया। लेकिन ये ज़रूर है कि जिससे मुझे शोहरत मिली और बेतहाशा शोहरत मिली, वो पहला कलाम मैं आपको ज़रूर गुजारिश करूँगा, और वो था कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ। वाह। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, वफ़ाएँ याद रखता हूँ, जफ़ाएँ छोड़ देता हूँ। खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, मैं वापस आने वालों की ख़ताएँ छोड़ देता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। तकब्बुर शोर करता है, करो तज़लील लोगों की। वाह 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 वाह। तकब्बुर शोर करता है, करो तज़लील लोगों की, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ। और कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, नबी को याद रखता हूँ, ख़ताएँ छोड़ देता हूँ। ज़बरदस्त। नबी को याद रखता हूँ, ख़ताएँ छोड़ देता हूँ, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, वफ़ाएँ याद रखता हूँ, जफ़ाएँ छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपको ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, जो क्योंकि अभी तक तो आप सवाल कर रहे थे, मैं कुछ कहना चाह रहा था। पहली बात तो ये, जिस तरह आप हैं और आपकी तरह के बहुत सारे लोग जो अच्छी बात करते हैं, सर उनकी बड़ी इज़्ज़त कीजिए। बहुत कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमी है। खुदा की कसम अच्छी बात, बाबा जी इशफाक साहब हमेशा फरमाया करते थे, काका वो गल चंगी करता है। अब मुझे क्योंकि आदत है, मैं कहता हूँ नहीं अफान बात तो अच्छी कर रहा है लेकिन व्यूज़ के लिए कर रहा है। और यार करंदे, हु आर यू? एक शख्स एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो यूके रहती है, तो यकीनन वो वीज़े का तो सोचेगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अफान कैसर हो या इफ्तिखारी फ़ी हो, अगर वो सोशल मीडिया पे आके बात करता है और अच्छी बात करता है, तो आप बात को फोकस करें। और अगर ये उस व्यूज से 4 पैसे भी हाँ, आ तो जाते आपको हैं, क्या, तो उसी की बात से आ रहे हैं। आपको वो अफान कैसर अच्छा लगेगा या वो इफ्तिखारी फ़ी अच्छा लगेगा जो पैसे मांगता है आपसे, या वो अच्छा लगेगा जो गरीबों को पैसे देता है या खाना खिलाता है? तो इसलिए जो अच्छी बात कर रहा है पाकिस्तान में, खुदा रहा उनको अच्छी बात करने बहुत दें। प्यारी बात की आपने। आप माशाल्लाह, मैंने देखा वॉक भी कर रहे होते हैं और इतना हेल्थ और फिटनेस को भी प्रमोट करते हैं, जो मैं एज अ डॉक्टर बहुत लाइक करूँगा। तो आप बहुत सारी चीज़ें उस वॉक में प्रमोट कर रहे होते तो हैं। इसलिए डॉक्टर साहब याद रखिएगा, जो शख्स आपको अब्यूज़ कर रहा है या बुरा कह रहा है, तकलीफ़ मचा रहा है, उस बेचारे को पता नहीं है। वो बाबे का शेर है ना कि जो कुछ हट्टी अंदर होवे हो यो दबे बेचारा, किथों ले आवे लाल मोहम्मद कोले बेचन वाला। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब मेरे पास राइटिंग है,
व्लॉगिंग है और एक्टिंग है, इसके अलावा तो शायरी में कुछ नहीं दे सकता। मैं डॉक्टर अफान कैसर की हट्टी की तरह प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता कि दवाइयाँ खा लो तो फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह अगर इफ्तिखार रिफी की दिल की हट्टी में नफरत है, कदूरत है, जलालत है, तो क्यों तवक्को कर रहे हैं यार? वो कहाँ से लेकर आए? आपने कभी देखा कि आप कलस्तर की दुकान पे जाके कहें कि जी मुझे जौहर और कोई लाल या सोना दे दें? नहीं हो सकता सर, वो कलस्तर बेचन डे होते। तो इसलिए ज़िंदगी को रास्ता दें, जिएं खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ और मुस्कुराएं और अपने आप को और अपने बच्चों को वक्त दें, लेकिन माफ़ी और दरगुजर के साथ। ऐ मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है। वही कमाल, बहुत ज़बरदस्त बात की। आखिर में हम यही एंड करेंगे, कहते हैं मुस्बत सोच रखें और जिसके लिए भी दिल में कोई कदूरत है उसे माफ़ कर दें, मुस्बत पहलुओं को उजागर करें। कमाली साहब हमारे साथ थे, इफ्तिखार इफ़ी बहुत बड़ा नाम। और ये जो इनका जुमला है कि इनको वीलॉगिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इंडस्ट्री में काम नहीं है, कोई काम देता नहीं है और ये काम के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, तो इज़्ज़त के लिए वो रास्ता अपनाया जिसने इन्हें उससे भी ज़्यादा अरूज दिया। इनकी वीलॉगिंग जो है, स्पेशली तो ट्रैवल वीलॉगिंग है, वो दुनिया भर में मानी जाती है क्योंकि उसमें अदब का अंसर बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें नज़र आता है। आप जी हैं, आपका प्यार, आपकी सॉफ्टनेस अल्लाह हमेशा कायम रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।